हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जूही। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब आप जिस धरातल पर अवस्थित हैं उस धरातल के नीचे कैसी विशेषताएं हैं, कैसी चट्टानों की संरचनाएं हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर पे ध्यान से समझेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो जानकारी है वो कैसे प्राप्त होती है? कुछ प्रत्यक्ष स्रोत, कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से और कुछ वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब प्रत्यक्ष स्रोत क्या क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत में हम जैसे कहीं पे खुदाई की कार्य हो रही है, खनन का कार्य हो रहा है, तो उसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग कैसा हो सकता है। तो अभी तक में जो सबसे ज़्यादा गहराई में कहीं पे खनन कार्य हुआ है तो वो आर्कटिक महासागर में है। ये खनन कार्य होता है डीप ओशनिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से। आर्कटिक महासागर में खुदाई का कार्य हुआ जो सबसे ज़्यादा गहराई में हुआ है अभी तक में, वो है 12 किलोमीटर तक। और यही तक की गहराई में हम अभी तक जान पाए हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा हो सकता है। और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष स्रोत में, वो कि ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो अंदर से जो लावा, जो चट्टानीय पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, उसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि कहीं तो पृथ्वी का ऐसा कोना है, आंतरिक भाग का कोई ऐसा परत है जहाँ पे चट्टानें पिघली हुई अवस्था में हैं, मेल्टिंग फॉर्म में हैं। तो इन सारी बातों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। और एक तो वायुमंडल से जो हमारे पृथ्वी पे उल्का पिंड गिरता है, उस उल्का पिंड के माध्यम से भी हम जान पाते हैं कि आंतरिक भाग कैसा है, क्योंकि उल्का पिंड का जो आंतरिक भाग है वो भी निकेल और फेरस से बना हुआ है। और हमारा जो पृथ्वी का आंतरिक भाग जिसे नीफे बोला जाता है वो भी निकेल और फेरस से बना हुआ है। तो इससे हम समझ पाते हैं कि उल्का पिंड का जो आंतरिक संरचना है उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की भी आंतरिक संरचना हो सकती है। तो ये कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान पाते हैं। और कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। तो अभी तक में जो अप्रत्यक्ष प्रमाण सबसे ज़्यादा कारगर हुआ है तो वो भूकंपीय तरंग है, जिसके माध्यम से हमें पता चल पाया है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, उसकी विशेषताएं कैसी हैं। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला प्राइमरी वेव, दूसरा सेकेंडरी वेव और तीसरा एल वेव, जिसको बोलते हैं धरातलीय तरंग। अब ये एल वेव जो है, धरातलीय तरंग, वो कहाँ चलता है? पृथ्वी के भूपर पट्टी पे चारों तरफ, क्रस्ट वाले एरिया में चारों तरफ ये यहीं पे तरंगे चलती हैं। इसीलिए ये तरंगों का बहुत ज़्यादा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने में हमें उपयोगी नहीं होता है। और दूसरा जो पी वेव है वो और एस वेव, इन दोनों के माध्यम से हम ज़्यादा जान पाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। तो इन दोनों की कुछ विशेषताएं हैं, 2 प्रकार की विशेषताएं हैं। वो कौन सी हैं? पहला तो ये है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में ये प्रवेश कर पाते हैं, पी और एस वेव। और दूसरा ये कि जैसे ही घनत्व बढ़ता है और वैसे ही पी और एस वेव का जो गति है वो तीव्र हो जाती है, और जैसे ही कम होता है वैसे ही पी और एस वेव का जो गति है
वो कम हो जाती है। तो इन दोनों विशेषताओं के आधार पे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा पाते हैं। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पे जब पी तरंगे प्रवेश करती हैं, पी वेव, तो इनकी गति कैसी होती है? पी और एस वेव प्लस एस वेव जब प्रवेश करती हैं तो इनकी गति कैसी होती है? थोड़ी धीमी होती है। उसके बाद जब लोअर क्रस्ट में प्रवेश करती है तो इनकी गति थोड़ी तेज होती है, और क्रस्ट से अपर मेंटल में जब पहुंचती है तो अपर मेंटल में कैसी होती है? पी और एस वेव की गति वो एकदम से धीमी हो जाती है, पी तरंगे की गति धीमी हो जाती है और एस तरंगे विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चट्टानों की जो अवस्था है वो कैसी है? लिक्विड फॉर्म में है, और इस तरंगे के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस जो तरंग है वो लिक्विड वाले फॉर्म में वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे जो एस वेव है वो विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और उसके बाद ये जैसे ही लोअर मेंटल में प्रवेश करती है पी और एस वेव, वैसे ही पी और एस वेव का जो गति है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि लोअर मेंटल जो है वो कैसा है? ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। और उसके बाद लोअर मेंटल से जैसे ही आउटर कोर में प्रवेश करती है पी और एस तरंगे, तो क्या होता है? यहाँ की जो गति है पी और एस की, पी की जो गति है वो धीमी हो जाती है और एस की जो गति है वो धीमी नहीं, बिल्कुल एस विलुप्त हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आउटर कोर वाला जो भाग है वो भी मेल्टिंग फॉर्म में है। मेल्टिंग फॉर्म में मतलब पिघली हुई अवस्था में। ये मेंटल वाला जो एरिया है, ये जहाँ पे एस तरंगे विलुप्त होती हैं वो कैसा होता है? गर्म गलित अवस्था में होता है। ये इसको मेंटल इसीलिए बोला जाता है कि ये मेल्टिंग फॉर्म में है, अपर मेंटल, और गर्म गलित अवस्था में है। इसीलिए यहाँ पे जो एस तरंगे हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, और आउटर कोर में भी एस तरंगे विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे पता चलता है कि ये भी मेल्टिंग फॉर्म में है। उसके बाद ये जैसे ही इनर कोर में प्रवेश करती हैं पी और एस तरंगे, तो क्या होता है? पी तरंगों की गति सबसे ज़्यादा अधिक हो जाती है और एस तरंगों की भी गति सबसे अधिक होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इनर कोर का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक तीव्र हो जाता है। तो इस तरीके से भूकंपीय तरंगे कार्य करती हैं। अब फिर से समझेंगे कि पी और एस वेव कैसे कैसे कार्य कर रहा है। जैसे ही क्रस्ट में एंट्री लेगा तो क्या होगा? अपर क्रस्ट में गति धीमी रहेगी। उसके बाद जैसे ही लोअर क्रस्ट में प्रवेश करेगा तो पी और एस वेव की जो गति है वो तीव्र रहेगी, और उसके बाद ये जैसे ही अपर मेंटल में प्रवेश करता है पी और एस तरंगे, तो पी की जो गति है वो धीमी हो जाती है और एस है जो विलुप्त हो जाता है। इससे पता चलता है कि यहाँ का घनत्व कम है और यहाँ पे जो चट्टानीय अवस्था है वो कैसा है? पिघली हुई अवस्था में है, गर्म गलित अवस्था में है। ठीक है। और उसके बाद ये जैसे ही आगे प्रवेश करता है लोअर मेंटल में, तो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव की जो गति है वो अत्यंत तीव्र हो जाती है, और उसके बाद वो जैसे ही फिर से आउटर कोर में प्रवेश करती है तो
प्राइमरी वेव है उसकी गति धीमी पड़ जाती है और एस वेव फिर से विलुप्त हो जाता है। और उसके बाद जब इनर कोर में भूकंपीय तरंगे प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव की जो गति है वो काफी अधिक तीव्र अवस्था में हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो इनर कोर है वो सबसे ज्यादा अधिक ठोस अवस्था में पाया जाता है और यहाँ का जो घनत्व है सबसे अधिक होता है, क्योंकि जहाँ पे घनत्व अधिक होगा वहाँ पे भूकंपीय तरंगों की जो गति है वो क्या होगी, सबसे तीव्र हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे पता चलता है कि चट्टानें जो है वो ठोस अवस्था में है और क्रस्ट वाले एरिया भी ठोस अवस्था में है। अपर मेंटल गर्म गलित अवस्था में है और आउटर कोर गर्म गलित अवस्था में है। बाकी सारे जो परतें हैं वो ठोस अवस्था में हैं। तो ये भूकंपीय तरंग हमें बताते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग किस अवस्था में है, उनकी संरचना कैसी है। तो ये कुछ कारण हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें बताते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है। तो ये हम जाने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। अब आगे की क्लास में हम जानेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है जिसके माध्यम से हमें कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने को मिलती है। अभी हम इतनी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं, अब जब हम भूकंप वाले चैप्टर में आएंगे तो काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे और हम आज की जो क्लास है उसमें काफ़ी सूक्ष्म तरीके से हम जानने का प्रयास किए हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस अवस्था में है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।